है, राष्ट्रवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा उनके प्रकारों के बारे में बताइए। वैसे एक बात बता देता हूं, कार्ल मार्क्स पढ़ लेना, आएगा ये परीक्षा में। कार्ल मार्क्स सबसे फेवरेट टॉपिक होता है और पर्सन उसका आता है, तो इस बार भी आएगा, जरूर से पढ़ लेना। मैंने सब कुछ पढ़ा रखा कार्ल मार्क्स के बारे में, अच्छे से उसको एक बार पढ़ लेना। अगले वाला है, राष्ट्रवाद का अर्थ स्पष्ट करो तथा उनके प्रकारों का वर्णन करो। राष्ट्रवाद क्या होता है और उनके कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है भाई, एग्जाम में बारंबार देखने को मिलता है। आधुनिक विश्व में राष्ट्रवाद सबसे शक्तिशाली राजनीतिक विचारधाराओं में से एक है। मतलब आज के समय आपके सामने जो राष्ट्रवाद है वो क्या आपके सामने, राष्ट्रवाद सबसे शक्तिशाली राजनीतिक विचारधाराओं में से एक है। राष्ट्रवाद अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहना, हर परिस्थिति हो आप अपने देश के साथ खड़े हो, उसी को राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? ये देशभक्ति और धर्म, ये मैं आपको बता रहा हूं राजनीति के सबसे जरूरी पहलू है। इनके नाम पर है ना, इनके नाम पर ये मान लो जब से समाज चालू है ना, जब से सामाजिक परंपराएं चालू हुई हैं, जब से ये राज्य जैसी परंपराएं देखने को मिल रही हैं, तब से लेकर आज तक धर्म और देशभक्ति, राष्ट्रवाद, ये दो चीजें ऐसी हैं जिनके नाम पर लोगों को जितना मूर्ख बनाया गया ना, उतना किसी विचारधारा के माध्यम से नहीं बनाया गया। समझ में आ गया? ये उस समय भी चलती थी और ये आज भी चलती है, ये हमेशा चलती रहेगी। समझ में आ गया? तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली विचारधाराओं में से एक है। इसी भावना में साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंका और कई नए राष्ट्रों का निर्माण किया। और जो पुरानी जो साम्राज्यवाद जैसी विचारधाराएं थी उसको आपके सामने इसने उखाड़ फेंका और आपके सामने जो नई विचारधाराओं को इसने अपनाने का काम किया, इसने इस विचारधारा ने। राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रवाद एक मनोवैज्ञानिक व भावनात्मक लगाव है। क्या है? राष्ट्रवाद एक मनोवैज्ञानिक, एक मानसिक और भावनाओं से, मतलब आप इमोशनली और साइकोलॉजिकली आपके सामने क्या है, आप अपने देश से, अपनी माटी से, अपनी भूमि से, अपनी जमीन से आप जो लगाव करते हो उसी को क्या कहा जाता है? राष्ट्रवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसी को राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रवाद कोई भी जमीन या किसी भी जगह से मनोवैज्ञानिक व भावनात्मक लगाव को कहा जाता है। इसमें किसी निश्चित भूभाग में रहने वाले लोगों के बीच में एक साझा संस्कृति, इतिहास, संस्कृति व भाषा व धर्म के बीच में क्या होता है? लगाव होता है। क्या होता है? कोई एक निश्चित भूभाग में रहने वाले, क्या कोई एक निश्चित जमीन पे रहने वाले लोग होते हैं, जैसे अपन भारत में रहते हैं, है ना, भारत से पहले अपन राजस्थान में रहते हैं, समझ लो, हमारे लोगों की जो बोली हो गई, हमारा खान पान हो गया, हमारी भाषा हो गई, उससे अपन जुड़े हुए रहते हैं। ये नहीं समझ में आएगा। मैं आपको एक बात बताऊं भाई, सबसे पहले क्या आप अपने गांव में रहते हो? क्या रहते हो? गांव में रहते हो। तो आप क्या तो अपने धर्म के नाम पर, आपके चार दोस्त है ना, तो क्या तो धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर क्या करते हो भाई? आप सबसे पहले पूछते हो भाई तो कौन सी जाति का है ना, फिर उसी हिसाब से क्या अपने दोस्त वोस्त, इसी तरीके से अपन लोग रहते हैं। फिर क्या करें, आप हॉस्टल में चले गए। कहां पर चले गए? हॉस्टल में चले गए। स्कूल में पढ़ते हो तो हॉस्टल में चले गए, कॉलेज का हॉस्टल मान लो, वहां पर आप कैसे रहोगे? सारे गांव के लोग, जितने भी गांव के अगर 5 दोस्त आपके उस हॉस्टल में पढ़ते हैं ना, 500 के 500 दोस्त आपके सामने वहां पर रहोगे ना। अपने गांव वालों का एक अलग ग्रुप बन जाएगा, किसी जाति का कोई धर्म से कोई मतलब नहीं, बस गांव के हैं, उसी से हमारा लगाव है। ठीक है। फिर आप क्या गए, आप दूसरी राज्य की यूनिवर्सिटी में, आपका सिलेक्शन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो गया, डीयू में हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो गया। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाओगे ना, तो आप गांव तक सीमित नहीं रहोगे, आप क्या देखोगे कि राजस्थान के कौन है, आपने अपने 10 राजस्थान के दोस्तों, अपने लोगों का ग्रुप बना लोगे। समझ में आ गया? फिर आप क्या अमेरिका चले गए पढ़ने के लिए। कहां चले गए? अमेरिका चले गए। वहां पर क्या देखोगे कि इंडिया का लोग कौन है, भारत के लोग कौन है। समझ में आ गया ना? तो इसी तरीके से क्या है, हमारा एक मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक रूप से लगाव रहता है। जो एक जगह के लोग होते हैं भाई, उनके साथ लगाव क्या है? क्योंकि उनकी आपकी जैसी बोली है ना, आपकी जैसी बातें करेंगे, आपका जैसा खान पान है, आपके जैसी धर्म है उनके, उसी तरीके की भाषा बोलते हैं, तो आपको ऑटोमेटिक लगाव हो जाता है उन सब चीजों से। समझ में आ गया? तो साझा इतिहास रहता है, साझा संस्कृति, भाषा और धर्म रहता है। इस वजह से हम की एकता की भावना आ जाती है। किसकी भावना आ जाती है? हम सब एक हैं। क्या है? वी फीलिंग वाली। कौन सी फीलिंग बोला जाता है? वी फीलिंग, मतलब हम सब लोग भाई एक हैं, इस प्रकार की विचारधारा आपके अंदर आ जाती है। वे अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता को सर्वोच्च मानते हैं। और वहां पर अगर एक बात सोचो, अगर आप अमेरिका में रह रहे हो और भारत के खिलाफ कोई बात, अगर मर मिटने के लिए तैयार हो जाओगे आप दूसरे देश वालों के साथ,
हो जाओगे ना मन मिटने के लिए तैयार। तो वही वाली बात है आपके सामने, ये क्या है, वी फीलिंग होती है, जो ये क्या बहुत गहरी भावना जो क्या करती है, राष्ट्र की स्वतंत्रता को सबसे ऊपर रखती है और अपने देश के लिए मर मिटने की बात करती है। उसी को राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? राष्ट्रवाद की विचारधारा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले वाले पॉइंट की तरफ अगर अपन आगे बढ़े, अगले वाला पॉइंट कहता है राष्ट्रवाद के प्रमुख प्रकार। राष्ट्रवाद के कितने प्रकार होते हैं? पहले वाला पॉइंट है उदारवाद राष्ट्रवाद। कौन सा है? लिबरल नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद के भी कई अलग अलग प्रकार हैं, उसमें पहला प्रकार है उदारवाद राष्ट्रवाद। ये किसकी बात करता है? इसका उदय फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा हुआ। कब उदारवाद राष्ट्रवाद की आपकी शुरुआत कब हुई? जब फ्रांस की क्रांति हुई। किसकी क्रांति हुई? जो फ्रांस की क्रांति होती है तब उसके दौरान उदारवाद राष्ट्रवाद की विचारधारा वो शुरू होती है। यह राष्ट्रवाद की सबसे सकारात्मक रूप है। मतलब जो राष्ट्रवाद, देशभक्ति की अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं हैं उसकी सबसे, क्योंकि इसमें उदारवाद शब्द जुड़ा है। कौन सा शब्द? उदारवाद शब्द। उदारवाद बात क्या करता है? जनता की भलाई की बात करता है। उसमें कोई रूढ़िवादी विचारधारा नहीं है। मतलब ऐसी देशभक्ति जो आपके सामने क्या है, जिसमें जनता की भी भलाई नहीं हो। ऐसा नहीं है कि देशभक्ति के नाम पर आपके सामने समाज के दूसरे वर्ग का नरक संहार कर दिया जाए, जैसे कि हिटलर ने किया था। उसने क्या किया? देशभक्ति के नाम पर यहूदियों को मरवाने का काम किया था। समझ में आ गया? यह राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का समर्थन करता है। क्या करता है? कि सभी लोग मिलकर देश को आगे बढ़ाने का काम करें, राष्ट्र का निर्णय लेने में मदद करें। अर्थात हर राष्ट्र को अपना स्वतंत्र राज्य बनाने का अधिकार है। कि हर राज्य को, पहले क्या था? कॉलोनिकल पीरियड था, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, यूरो, जो पुर्तगाल, फ्रांस जैसे, जर्मनी जैसे देशों ने क्या कर रखा था? जो दुनिया के जो गरीब और कम पढ़े लिखे या फिर आपके सामने जिनके पास कम समझ थी, उन सब लोगों को गुलाम बना रखा था। समझ में आ गया? उस विचारधारा के उलट ये लोकतांत्रिक परंपरा को अपनाने की बात करता है। ये क्या कहता है कि हर राष्ट्र को, इस दुनिया का जो हर समाज के जो लोग हैं उनको अपना एक स्वतंत्र, एक अलग राष्ट्र बनाने का अधिकार है। उसको उदारवादी राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है। यह सभी राष्ट्रों की समानता और विश्व शांति में विश्वास रखता है। और ये क्या कहता है कि सभी राष्ट्र हैं वो सभी लोग समानता के साथ रहें। क्या रहें? जो सभी राष्ट्र हैं वो सभी के सभी लोग समानता के साथ रहें और विश्व शांति के साथ रहें। कैसे रहें? सभी के सभी लोग पूरी दुनिया में शांति के साथ अपना जीवन यापन करते रहें। 19वीं सदी में इटली का एकीकरण इसका उदाहरण है। कौन सा? 19वीं शताब्दी के अंदर जो इटली का एकीकरण हुआ। क्या हुआ? इटली का जो एकीकरण हुआ वो इसी का उदारवादी राष्ट्रवाद का उदाहरण है। अगले वाला पॉइंट है रूढ़िवादी राष्ट्रवाद, कंजर्वेटिव नेशनलिज्म। यह समाज में एकता और अनुशासन बनाए रखने पर जोर देता है। क्या करता है? सभी लोग समाज में मिलजुल कर एक रहें और अनुशासन के साथ रहें। उसी को क्या कहा जाता है? रूढ़िवादी विचारधारा। पुराने समय की विचारधारा है। समझ में आ गया? इसका अर्थ यह है कि हमें हमारे देश के लिए हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी संस्कृति हो गया, हमारा इतिहास हो गया, हमारे जो सांस्कृतिक प्रतीक हो गए, झंडा व राष्ट्रगान हो गए, उनको बहुत महत्व देता है। क्या हम जो है हम ही है, बस हमारा देश ही है, बाकी तो कुछ नहीं है, पूरी दुनिया ऐसी है। समझ में आ गया? उसकी बात करता है। जो पुरानी विचारधारा है, पुरानी परंपराएं हैं, उनका इतिहास है, जो सांस्कृतिक प्रतीक, जो झंडे हो गए, राष्ट्रगान को अधिक महत्व देने की बात करता है। बाहरी लोग शरणार्थी प्रवासियों को राष्ट्रीय संस्कृति को खतरा मानते हैं। और जो क्या बाहरी जो लोग आकर रह रहे हैं, मतलब आप अपने देश से दूसरे देश में जाकर रहते हो या एक राज्य से दूसरे राज्य में जो लोग जाकर रहते हैं, उनको कोई भी स्थान देने का काम नहीं करते हैं। जैसे मराठी मानुस वाली विचारधारा चलती है ना, कि हम तो उसी व्यक्ति को आपके सामने महाराष्ट्र में रहने देंगे जो मराठी भाषा को बोलेगा। तो ये विचारधारा देखो गलत है। आधुनिक समय में विचारधारा बिल्कुल गलत है। क्यों इस तरीके से गलत है? क्योंकि समाज में ना आज के समय हर समाज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप ये कह दो ना कि हम तो अकेले हमारा जीवन यापन कर लेंगे, नहीं कर सकते हो आप, है ना? तो ये विचारधारा आज के समय बिल्कुल नहीं लग सकती, बिल्कुल गलत विचारधारा है। अगला विस्तारवादी उग्र राष्ट्रवाद, एक्सपोनिस्ट नेशनलिज्म। यह राष्ट्रवाद का सबसे खतरनाक व आक्रमणकारी रूप है। क्या है? राष्ट्रवाद का सबसे खतरनाक है। क्यों? उग्र राष्ट्रवाद है। नाम क्या है? उग्र होना। उग्र मतलब गुस्सेल होना, आपके सामने किसी को मर मिटाने के लिए तैयार रहना, वो उग्र राष्ट्रवाद होता है। यह अंधकार राष्ट्रवाद पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि हमारी दुनिया सबसे सर्वश्रेष्ठ है, दूसरे कमजोर देशों पर राज करने का अधिकार है। जैसे कि हिटलर का नाजीवाद, मुसोलिनी की जो फांसीवाद। ये क्या कहते थे कि जो नाजी लोग है ना, नाजी लोग वही दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। उसके अलावा समाज में किसी को मानते नहीं थे। यहूदियों को तो एकदम मतलब एकदम मिट्टी समान समझते थे
कि उनका तो समाज में होना ही नहीं चाहिए, इसीलिए उनको बहुत सारे लोगों को मरवा दिया गया था, है ना। तो ये क्या होती है, उग्र राष्ट्रवाद होता है। इसका कहना यही है कि समाज में जो है ना वो हम ही श्रेष्ठ हैं, दूसरे तो कोई महत्व नहीं है, दूसरों का तो कमजोर लोगों का तो बिल्कुल नहीं मानते थे। समझ में आ गया, कमजोर लोगों का तो बिल्कुल अधिकार नहीं था इस विस्तारवादी व उग्र राष्ट्रवाद की विचारधारा के अंदर। हिटलर के नाजीवाद, मुसोलिनी के जो फांसीवाद इसी विचारधारा के अंतर्गत आते हैं। अगले वाला है उपनिवेशवाद की विरोधी राष्ट्रवाद, एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म। कौन सी विचारधारा है, एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म है। यह 20वीं सदी में एशिया और अफ्रीका जैसे देशों में विकसित हुआ। क्या हुआ, उपनिवेशवाद जो राष्ट्र विरोधी उपनिवेशवाद है कहां पर निकलता है भाई, 20वीं सदी के अंदर एशिया व अफ्रीका जैसे देशों में। कैसे, भारत जैसे देशों में आपके सामने ये विचारधारा है, ये मुख्य रूप से निकल कर आती है, जिसमें विदेशी शासन ब्रिटिश फ्रांस से स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले शोषित लोगों को एकजुट किया गया। इसमें क्या किया गया, जो ब्रिटिश और फ्रांसीसी से लोगों से जो स्वतंत्रता जिन्होंने प्राप्त किया, जो शोषित लोग हैं, उनको एकजुट करने के लिए विचारधारा निकल कर आई, जिसमें क्या हुआ कि जो एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म है भाई, जो लोग अंग्रेजों से, है ना, या फ्रांसीसी या पुर्तगाली जो लोगों जो क्या थे, जिन्होंने छोटे छोटे देशों पर राज कर रखा था ना, उनके खिलाफ एक किया गया लोगों को, ताकि वो क्या खुद को स्वतंत्रता प्राप्त करें। उसको उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है। जैसे भारत में जो आंदोलन चला था वो इसी का रूपरेखा है। राष्ट्रवाद के दो चेहरे होते हैं, जैसे भारत जैसे गुलाम देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जीवन दे सकता है, क्या कर सकता है, देशभक्ति है ना, फायदेमंद चीजें हैं। फायदेमंद चीज कब होती है, जब वो कोई देश को आपके सामने, उसका जो सभी लोग हैं, जैसे भारत जैसे देश है, उसमें गुलामी से हटकर स्वतंत्रता दिलाने में राष्ट्रवाद की विचारधारा ने काम किया। क्या भाई, क्योंकि हम सब देश है ना स्वराज व सौराष्ट्र के विचारधारा के ऊपर क्या हुए थे, आपके सामने अपन ने देश आजाद हुआ था, और इसी को उदारवादी ये राष्ट्रवाद कहा जाता है। जबकि हिटलर व जर्मन जैसे ने जिन्होंने क्या किया, राष्ट्रवाद के नाम पर पूरी दुनिया पर विनाशकारी युद्ध और उग्र राष्ट्रवाद भी धकेल कर सकता है। तो राष्ट्रवाद एक दो धारी तलवार है, जिसमें आपको फायदा भी हो सकता है अगर सही दिशा में बढ़े, और आपको नुकसान भी हो सकता है। चलिए अगले वाली इकाई की तरफ बढ़े, यूनिट नंबर 3 की तरफ। किसकी तरफ बढ़े भाई, यूनिट नंबर 3 की तरफ बढ़े आपके सामने। तो यूनिट नंबर 3 है जिसमें नारीवाद व उत्तर आधुनिकता की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, नारीवाद की विचारधारा क्या होती है और उत्तर आधुनिकतावाद की विचारधारा क्या होती है। नारीवाद का अर्थ व उसके विभिन्न रूपों की व्याख्या कीजिए। नारीवाद की क्या अर्थ होते हैं और उसके क्या अलग अलग प्रकार के रूप होते हैं, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। नारीवाद, फेमिनिज्म एक सामाजिक राजनीतिक व वैचारिक आंदोलन है। क्या है, जो नारीवाद की विचारधारा है ना, ये सामाजिक राजनीतिक व वैचारिक आंदोलन है। मतलब समाज का भी कुछ हिस्सा है महिलाओं को आगे बढ़ाने पर, है ना, समाज के कुछ लोग भी इसके हक में आपके सामने आवाज उठाते हैं। कुछ राजनीतिक, कुछ सरकारी संस्थाएं, कुछ एनजीओ गए, वो भी आपके सामने राजनीतिक रूप से महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। कुछ वैचारिक, मतलब लोगों की विचारधारा भी है कि समाज में लोग है भाई, महिलाएं वो आगे बढ़े। तो सामाजिक राजनीतिक